नमस्ते बच्चों, मेरा नाम अनघा टीचर है। कैसे हो आप? पढ़ाई कर रहे हो ना? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं और 10वीं, विषय हिंदी। पाठ है महायज्ञ का पुरस्कार। लेखक है यशपाल। आज का पाठ है यशपाल जी लिखित महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में यशपाल जी परोपकार की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं लेखक यशपाल जी का परिचय। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ। उनका मृत्यु 26 दिसंबर 1976 में हुआ। हिंदी साहित्य के प्रेमचंदोत्तर युगीन कथाकार है। ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं लेखक यशपाल जी की जीवनी। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर छावनी में एक साधारण खत्री परिवार में हुआ था। उनकी मां श्रीमती प्रेम देवी वहां अनाथालय के एक स्कूल में अध्यापिका थी। यशपाल के पिता हीरालाल एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। उनका पैतृक गांव रंगाड़ था, जहां कभी उनके पूर्वज हमीरपुर से आकर बस गए थे। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और लोग उन्हें लाला कहते पुकारते थे। बीच बीच में वे घोड़े पर सामान लादकर फेरी के लिए आसपास के गांव में भी जाते थे। अपने व्यवसाय से जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, उसे वे बिना किसी पुख्ता लिखा पढ़ी के हथ उधारू तौर पर सूद पर उठाया करते थे। अपने परिवार के प्रति उनका ध्यान नहीं था, इसलिए यशपाल की मां अपने 2 बेटों यशपाल और धर्मपाल को लेकर फिरोजपुर छावनी में आर्य समाज के एक स्कूल में पढ़ाते हुए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ अधिक ही सजग थी। यशपाल के विकास में गरीबी के प्रति तीखी घृणा, आर्य समाज और स्वाधीनता आंदोलन के प्रति उपजे आकर्षण के मूल में उनकी मां और इस परिवेश की एक निर्णायक भूमिका रही है। यशपाल के रचनात्मक विकास में उनके बचपन में भोगी गई गरीबी की एक विशिष्ट भूमिका थी। अभी हम देखते हैं यशपाल जी का क्रांतिकारी जीवन। अपने बचपन में यशपाल ने जो भी कुछ देखा, वह अंग्रेजों के प्रति घृणा भर देने को काफी था। आर्य समाज और कांग्रेस वे पड़ाव थे जिन्हें पार करके यशपाल अंततः क्रांतिकारी संगठन की ओर आए। उनकी मां उन्हें स्वामी दयानंद के आदर्शों का एक तेजस्वी प्रचारक बनाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उनकी आरंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई। आर्य समाजी दमन के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया के बीच उनके मन की धरती पर यही पड़े। यही उन्हें पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियों को भी निकट से देखने समझने का अवसर मिला। अपनी निर्धनता का कचोट भरा अनुभव भी उन्हें यही हुआ। अपने बचपन में भी गरीब होने के अपराध के प्रति वे अपने को किसी प्रकार
उत्तरदायी नहीं समझ पाते। इन्हीं संस्कारों के कारण वे गरीब के अपमान के प्रति कभी उदासीन नहीं हो सके। कांग्रेस यशपाल का दूसरा पड़ाव थी। अपने दौर के अनेक दूसरे लोगों की तरह वे भी कांग्रेस के माध्यम से ही राजनीति में आए। 1921 में असहयोग आंदोलन के समय यशपाल 18 वर्ष के नवयुवक थे। देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के उत्साह से भरपूर विदेशी कपड़ों की होली के साथ वे कांग्रेस के प्रचार अभियान में भी भाग लेते थे। घर के ही लुगड़ से बने खद्दर के कुर्ता पायजामा और गांधी टोपी पहनते थे। महात्मा गांधी और गांधीवाद से यशपाल के तात्कालिक मोहभंग का कारण भले ही 12 फरवरी सन 22 को चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन के स्थगन की घोषणा रहा हो, लेकिन इसकी शुरुआत और पहले हो चुकी थी। यशपाल और उनके क्रांतिकारी साथियों का सशस्त्र क्रांति का जो एजेंडा था, गांधी का अहिंसा का सिद्धांत उसके विरोध में जाता था। राजनीतिक क्रांति यशपाल के लिए सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का ही एक हिस्सा थी। साम्राज्यवाद को वे एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में देखते थे। देश में जिस रूप में स्वाधीनता आई और बहुतों की तरह वे भी संतुष्ट नहीं थे। स्वाधीनता से अधिक वे इसे सत्ता का हस्तांतरण मानते थे और यह लगभग वैसा ही था जिसे कभी प्रेमचंद ने जॉन की जगह गोविंद को गद्दी पर बैठ जाने के रूप में अपनी आशंका व्यक्त की थी। क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना से प्रेरित संचालित युवक थे। अवसर आने पर उन्होंने हमेशा बलिदान से इसे प्रमाणित भी किया, लेकिन यशपाल अपने साथियों को ईर्ष्या द्वेष स्पर्धा आकांक्षा वाले साधारण मनुष्य के रूप में देखे जाने पर बल देते। 2 मार्च सन 38 को जेल से रिहाई के बाद जब उसी वर्ष नवंबर में यशपाल ने विप्लव का प्रकाशन संपादन शुरू किया, तो अपने इस काम को उन्होंने बुलेट बुलेटिन के रूप में परिभाषित किया, जिस अहिंसक और समतामूलक समाज का निर्माण वे राजनीतिक क्रांतिकारी के माध्यम से करना चाहते थे। उसी अधूरे काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लेखन को अपना आधार बनाया। अपने समय की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के केंद्र में रखकर लिखे गए साहित्य को प्रायः हमेशा ही विचारवादी कहकर लांछित किया जाता है। अब हम जानेंगे यशपाल जी के साहित्य के बारे में। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से ही की। उनकी कहानियां अपने समय की राजनीति से उस रूप में आक्रांत नहीं है जैसे उनके उपन्यास। नई कहानी के दौर में स्त्री के देह और मन के कृत्रिम विभाजन के विरुद्ध एक संपूर्ण स्त्री की जिस छवि पर जोर दिया गया, उसकी वास्तविक शुरुआत यशपाल से ही होती है। आज की कहानी के सोच की जो दिशा है, उसमें यशपाल की कितनी ही कहानियां बतौर खात इस्तेमाल हुई है। वर्तमान और आगत कथा परिदृश्य की संभावनाओं की दृष्टि से उनकी सार्थकता असंदिग्ध है। उनके कहानी संग्रह में
पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत्त, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, तुमने क्या कहा था, मैं सुंदर हूँ और उत्तम की माँ प्रमुख है। यशपाल हर जगह जनता के व्यापक हितों के समर्थक और संरक्षक लेखक है। अब हम एक नजर डालेंगे यशपाल जी के साहित्य पर। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल, भस्मावृत्त चिंगारी, उत्तनी की माँ, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, ज्ञानदान, वो दुनिया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। उनके व्यंग्य संग्रह है चक्कर क्लब, कुत्ते की पूंछ। लेखक यशपाल जी अपने जीवन में कई पुरस्कारों से सम्मानित किए गए। उसमें से पुरस्कार है देव पुरस्कार, सोवियन लैंड नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बच्चों, बात अठन्नी की ये कहानी जो हमें बताना चाहती है वो आपने निश्चित ही समझा होगा। इस कहानी के प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में देखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। आज के इस भाग में हमने लेखक यशपाल जी के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।